नमस्कार। आज हम भारत के एक बहुत ही फाउंडेशनल कानून को समझने जा रहे हैं। वो कानून जो हमारे सिविल विवादों की दिशा तय करता है। इसका नाम है सिविल प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी 1908। अच्छा, तो चलिए इस पूरे मामले को ना एक बहुत ही आसान सी कहानी से समझते हैं। मान लीजिए दो पड़ोसी हैं, क और ख। अब होता यह है कि पड़ोसी ख काम के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ है और उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि पीछे उसके घर पर क्या दुखद घटना घट गई है। और जब ख वापस आता है तो वो क्या देखता है कि उसके घर पर तो किसी और का कब्जा हो चुका है। अब जरा सोचिए, एक ऐसी दुनिया में जहां कोई नियम कानूनी ना हो तो बेचारा ख क्या करेगा। बस यहीं से एक सभ्य समाज की, एक सिस्टम की जरूरत पैदा होती है। और ठीक इसी जरूरत ने एक ऐसी व्यवस्था को जन्म दिया जहां झगड़ों को सुलझाने के लिए कुछ साफ और तय नियम हो, एक रूल बुक हो। तो ये जो सीपीसी 1908 है ना, ये वही रूल बुक है। इसका काम बस ये सुनिश्चित करना है कि अगर किसी के भी सिविल अधिकारों को कोई नुकसान पहुंचा है तो उसे इंसाफ पाने का एक तय और निष्पक्ष रास्ता मिले, सब कुछ नियमों के हिसाब से हो। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है कि ये इतने डिटेल्ड रूल बुक कोई रातों रात नहीं बन गई। इसके पीछे सदियों का सफर है और ये सफर बहुत दिलचस्प है। देखिए, पुराने जमाने में गांव के बड़े बुजुर्ग ही रीति रिवाजों से फैसले कर देते थे। फिर राजाओं का दौर आया जहां हर रियासत का अपना अलग कानून था। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्हें इतने बड़े और विविध देश पर शासन करने के लिए एक सिंगल यूनिफॉर्म लॉ की जरूरत महसूस हुई और इसी जरूरत का नतीजा था 1908 की ये संहिता। चलिए अब जरा इस कोड के अंदर झांक कर देखते हैं। इसकी बनावट बहुत ही क्लेवर है। इसे मुख्य रूप से दो हिस्सों में बांटा गया है। तो सबसे पहले हैं 158 सेक्शंस यानी धाराएं, जो इस पूरे कानून की नींव हैं। अब देखिए, इसे ऐसे समझिए, जो सेक्शंस हैं वो बताते हैं क्या करना है। ये कानून के फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं, उसकी आत्मा है। और जो ऑर्डर्स हैं वो बताते हैं कैसे करना है, यानी कोर्ट में पूरा प्रोसेस कैसे चलेगा स्टेप बाय स्टेप। ये सारी डिटेल्स ऑर्डर्स में हैं। तो कुल मिलाकर ये 158 सेक्शंस, 51 ऑर्डर्स और साथ में अपेंडिसेस जिसमें लीगल डॉक्यूमेंट्स के सारे सैंपल फॉर्म्स दिए गए हैं, ये सब मिलकर सिविल केस लड़ने के लिए एक कंप्लीट गाइड बनाते हैं। अच्छा, तो अब वापस अपनी कहानी पर लौटते हैं। देखते हैं कि हमारे पड़ोसी ख के मामले में सीपीसी असल में काम कैसे करेगा। चलिए एक सिविल केस के बिल्कुल शुरुआती कदमों को समझते हैं। तो सबसे पहले किरदारों के नाम जान लेते हैं। जो व्यक्ति केस फाइल करता है, यानी हमारी कहानी में पड़ोसी ख, उसे कहते हैं प्लेंटिफ या वादी। और जिसके खिलाफ केस किया गया है, यानी जिसने घर पे कब्जा किया, पड़ोसी क, उसे कहते हैं डिफेंडेंट या प्रतिवादी। तो देखिए प्रोसेस कैसे शुरू होता है। सबसे पहले वादी यानी ख कोर्ट में एक वाद पत्र या प्लेंट दाखिल करेगा। फिर कोर्ट प्रतिवादी क को एक नोटिस यानी सम्मन भेजेगा और उसके जवाब में क अपना पक्ष रखते हुए एक लिखित बयान यानी रिटन स्टेटमेंट देगा। ये तीन शुरुआती कदम ये पक्का करते हैं कि शुरुआत से ही कहानी के दोनों पहलू सामने आ जाएं। पर यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। एक कानून जो 1908 में अंग्रेजों ने बनाया था, वो आज 21वीं सदी के आजाद भारत में सिविल न्याय की रीढ़ की हड्डी क्यों बना हुआ है? इसका जवाब हमें सीधे भारत के संविधान में मिलता है। देखिए, अनुच्छेद 372 ने बहुत समझदारी से ये तय किया कि आजादी के बाद कानूनी व्यवस्था में कोई खालीपन ना आए, इसलिए जो कानून पहले से लागू थे वो चलते रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि ये कानून बस जैसा था वैसा ही है, नहीं। समय समय पर, खास तौर पर 1976 में हुए बड़े बदलावों के साथ इसे मॉडर्न इंडिया की जरूरतों के हिसाब से ढाला गया है। ये इसकी फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है। और ये हमें एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है कि 1908 का बना एक कानूनी ढांचा आज के डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे मॉडर्न और कॉम्प्लेक्स विवादों को कैसे सुलझा पा रहा है। ये इस कानून की मजबूती नींव और हमारी लीगल सिस्टम की एडेप्टेबिलिटी दोनों पर ही सोचने को मजबूर करता है।